बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन आज की सेशन में हम अभी सिर्फ इसका फर्स्ट पोर्शन स्टडी करेंगे, दैट इज डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, इन सब के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस अभी हम बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज digestion in small intestine. All right, digestion in small intestine. जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो चीजें हम गो थ्रू करके आए हैं उसमें हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी देखी है, फिर उसके बाद हमने एसोफेगस में पेरिस्टालसिस का प्रोसेस स्टडी किया था, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस सेशन में डाइजेशन इन स्टमक को स्टडी किया कि मैदे के अंदर किस किस तरह से सिक्रीशंस रिलीज की जाती हैं और फिर प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्टमक के अंदर किसी किस्म का फूड एब्जॉर्ब हो सकता है? तो इसका जवाब है नो। ऑलराइट, हमारे मैदे के अंदर कोई भी खुराक जज़ब नहीं हो रही होती, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब। ओके, जस्ट लाइक वाटर, पानी जज़ब हो सकता है, अल्कोहल एब्जॉर्ब हो सकती है स्टमक की लाइनिंग के अंदर, और फिर मुख्तलिफ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन वगैरह ये जज़ब हो जाती हैं मैदे की दीवार के अंदर। कोई और फूड कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, दे आर नेवर एब्जॉर्ब अक्रॉस द वॉल ऑफ द स्टमक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा। अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टमक में जब डाइजेशन मुकम्मल की जा चुकी होती है और प्रोटीन्स जो है उनको पार्टली डाइजेस्ट किया जा चुका होता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होते साथ ही फूड इट डिसेंड्स डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। ऑलराइट, यहां पे मैं तीनों पार्ट्स मेंशन कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, द सेकंड वन इज जेजुनम एंड द थर्ड वन इज इलियम। जी स्टूडेंट्स, लेंथ के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये जो हम जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको कह रहे हैं, इंटेस्टाइन में द फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है इनटू 3 रीजन्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम अकॉर्डिंग टू योर बुक ये 20 से 25 सेंटीमीटर 20 to 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो जेजुनम है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 मीटर्स। ऑलराइट, और फिर उसके बाद इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन्स में पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा दैट इज ड्यूडेनम। ओके, फिर उसके बाद वाला 2/5 पार्ट दैट इज जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम दैट इज द 3/5 लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस सारे के सारे सिनेरियो में स्टमक का रोल चेक करें तो स्टमक ने अभी तक क्या किया है, प्रोटीन्स को पार्टली डाइजेस्ट किया है और HCl की मौजूदगी में डाइजेशन को मुकम्मल किया है। अब यहाँ पे जो काइम जो कि सेमी सॉलिड सा फ्लूइड बन के फ्लो कर रहा है फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू द ड्यूडेनम, अब उसके जो एक्चुअल पीएच है दैट इज एसिडिक। अब ये एसिडिक फूड जैसे ही आके ड्यूडेनल वॉल को टच करेगा तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 हम मेंशन करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन द एसिडिक chyme touches the wall of mucosa, a hormone secretin is released. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगला फंक्शन सारे का सारा इसके रिलीज या सिक्रीट होने के ऊपर डिपेंडेंट है।
वो किस तरह से? बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फूड इनसाइड द स्टमक। अगर आपके मैदे के अंदर प्रोटीन फूड मौजूद है और पार्टली डाइजेस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स जाके बार बार स्टमक की वॉल को टच हो रही हैं, तो उसकी वजह से मजीद गैस्ट्रिन प्रोड्यूस किया जाएगा। ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा तो उसके बदले में ज्यादा पेप्सिन, ज्यादा HCl और बाकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस रिलीज की जाएंगी। तो गैस्ट्रिक जूस और ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ज्यादा प्रोटीन्स टूटेंगे और ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा और ये प्रोसेस स्टमक के अंदर चलता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कायम ने आके ड्यूडेनम की वॉल को टच किया, उसके उस एसिडिक मीडियम की वजह से जो ड्यूडेनम की वॉल के अंदर स्पेशलाइज्ड एंटीरिक सेल्स मौजूद हैं, वो वहीं से सिक्रीटिन को रिलीज करेंगे और सिक्रीटिन स्टिमुलेट कर देगा जाके एसोसिएटेड एक्सेसरी ग्लैंड्स को, देयर आर द लिवर एंड द पेंक्रियाज, जो कि डाइजेशन इन ड्यूडेनम में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनको हम वन बाय वन अभी डिटेल से देखना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सिक्रीटिन जैसे प्रोड्यूस होगा, यहां पे मैं एक और हार्मोन का नाम भी मेंशन कर रहा हूं एंड दैट इज कोलसिस्टोकिनिन। अब याद रखिएगा कि ये हार्मोन और सिक्रीटिन ये मिल के पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर देते हैं। These hormones stimulate exocrine tissue of pancreas to produce pancreatic juice. Alright students, अब यहाँ पे जो काबिले गौर पॉइंट मैंने मेंशन किया है, there is exocrine tissue. Alright, यहाँ पे याद रखिएगा पेंक्रियाज है क्या? बेसिकली लबलबा एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ एक्सेसरी ग्लैंड के तौर पे जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा मददगार है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिहाज से। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स जो अहम बात है वो यहाँ पे एक्सोक्राइन टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। दिस ग्लैंड, द पेंक्रियाज, इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ओके, लेकिन डाइजेशन के लिहाज से इसका एक्सोक्राइन टिश्यू स्टिमुलेट किया जाता है और इस एक्सोक्राइन टिश्यू में से जो जूस रिलीज होगा दैट इज नोन एज पेंक्रियाटिक जूस। यानी कि अब लबलबा एक केमिकल्स का मिक्सचर खारिज करेगा और वो खारिज एक मखसूस नाली के जरिए होता हुआ आपकी छोटी आंत के अंदर आके मिक्स अप होना शुरू हो जाएगा विद द फूड। ऑलराइट, अब इस जूस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जी स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाज में से जैसे ही स्टिमुलस मिला पेंक्रियाज को फ्रॉम द सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकिनिन, इसने फौरी तौर पे अपने सेल्स को एक्टिवेट किया और जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस मौजूद होती हैं, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और साथ पानी हमेशा की तरह मौजूद होगा। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज किए जा रहे हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको अंदाजा होना चाहिए what are the components of food and chyme। वो पार्टली डाइजेस्टेड खुराक जो अभी स्टमक से रिलीज होके आई है, इसके अंदर कौन कौन सी इकसाम की खुराक मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आसान सी चीज है। द फर्स्ट वन आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलराइट। Number two, these are proteins. Number three, they are fats or lipids. All right. अब ये जो तीनों कंपोनेंट्स अलग-अलग से मैंने मेंशन किए हैं, ये क्यों मेंशन किए हैं कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर इनको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। All right. वो स्पेसिफिक एंजाइम्स कौन-कौन से हैं? For the carbohydrates, the enzyme that is released is pancreatic amylase,
ऑलराइट, और इसका एक और नाम है दैट इज एमाइलोप्सिन। ऑलराइट, यहां पे स्टूडेंट्स डिफरेंस भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्लाइवा के अंदर एमिलेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम था टायलिन। जो थूक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मौजूद है उसका नाम है टायलिन, और यहाँ पे जो पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक एमिलेज पैदा हो रहा है उसका नाम है एमाइलोप्सिन। ओके, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन साइट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर इसका एक्शन देखें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इट वर्क्स ऑन polysaccharides and breaks them down into maltose. All right, तो यहां पे किरदार कौन अदा कर रहा है? That is amylase. अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे आ जाती है, और वो क्या है? एंजाइम का नाम याद रखने के लिए मैं आपको बताने लगा हूं। एमाइलेज की ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इसका एंड पे तो हमने लगा दिया एज। ऑलराइट, हर एक एंजाइम के एंड पे आपको मोस्टली ये टर्म लगी हुई नजर आती है कि एवरी एंजाइम हैज एन एज एट इट्स एंड। ओके, उससे पहले वाला जो लफ्ज है असल में वो सबस्ट्रेट का नाम होता है जिसके ऊपर वो एंजाइम एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है। ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स की दो टाइप्स होती हैं, एमाइलोजेस एंड एमाइलोपेक्टिन्स। ओके, ये दो पॉलीसैकेराइड की टाइप्स, इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स यूज होंगे दे आर एमिलेजेस। बेशक वो स्लाइवरी एमिलेज की बात हो या पैंक्रियाटिक एमिलेज की बात हो, these enzymes they will break down the carbohydrates into maltose and maltose as a disaccharide. Okay, फिर उसके बाद प्रोटीन्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टमक के पास पेप्सिन मौजूद था, यहाँ पे एक और एंजाइम मौजूद है दैट इज ट्रिप्सिन। ओके, एंड काइमोट्रिप्सिन। लेकिन यहाँ पे अहम चीज ये है कि these enzymes they are also released in their inactive forms, ये भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं जिनको बाद में एक्टिवेट किया जाता है। ओके, तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। The enzymes that are released by the pancreas are trypsin and chymotrypsin. All right students, लेकिन इनकी कन्वर्जन किस तरह से है ये भी समझ लें। Trypsin is produced as trypsinogen and it is converted into trypsin with the help of another enzyme that is released from the duodenal lining. Duodenum की वॉल में से एक और एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है और वो एंजाइम आके तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, and that is enterokinase, all right, also known as enteropeptidase. All right students, अब ट्रिप्सिनोजेन ये भी चीज याद रख लें कि कोई भी ऐसा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसके साथ जेन का वर्ड मेंशन किया हुआ हो, इसका मतलब है कि इट इज नॉट एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, इसको किसी और एंजाइम एक्टिविटी की मदद से बाद में एक्टिवेट किया जाएगा ताकि ये अपने एक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, तो याद रखें जहां पे ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन या उसके साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिनोजेन की टर्म यूज हो जाए, इसका मतलब यह है कि अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाएगा या उनको वहां से इंसाइज किया जाएगा और फिर वो अपनी एक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स इसी तरह जो दूसरा एंजाइम यहां पे हमने मेंशन किया दैट इज काइमोट्रिप्सिन। Chymotrypsin is activated, chymotrypsinogen is activated to chymotrypsin with the help of trypsin itself. Alright students, ये बात याद रखिएगा कि काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में लेके जाने के लिए पहले ट्रिप्सिन का मौजूद होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ट्रिप्सिनोजेन को इससे पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना ज्यादा अहम होगा। ऑलराइट, और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? These are proteases
तो इसका मतलब क्या है? They will break down proteins into peptones and polypeptides. All right, students, and this function is performed by these two enzymes that are trypsin and chymotrypsin. So trypsin और chymotrypsin क्या कर रहे हैं? आपकी खुराक में जो प्रोटीन्स का हिस्सा जो कि स्टमक में से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में यहाँ तक पहुंचा है, उन बड़ी प्रोटीन्स को तोड़ के मजीद छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड फूड कंपोनेंट की तरफ आ जाएं. These are the fats or lipids. Okay? अब फैट्स और लिपिड्स के लिहाज से बहुत आसान है एंजाइम का नाम याद रखने के लिए, and that is lipase. All right? Lipase. अब इसका नाम देख के भी आप समझ जाएं कि एज है तो एंजाइम है और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, so that the bigger fat molecules they will be broken down into smaller fat particles. Okay? अब इसके लिए स्टूडेंट्स एक और टर्म आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं. There is emulsification. All right? Emulsification असल में तो फंक्शन है बाइल जूस का. Okay? इसकी डिटेल अभी मैं अगले पार्ट में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे सिर्फ आप जो बात याद रखेंगे वो क्या है कि for the digestion of fats by the lipase there should be emulsified fats. पहले से emulsified fats होने चाहिए, and these fats are broken down into fatty acids and glycerol molecules. All right, and this function is catalyzed by lipases, and these lipases are water soluble. All right students, ये बात बहुत अहम है, याद रखिएगा कि lipases water soluble enzymes हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो फैट्स पहले से इमल्सिफाई किए जा चुके हैं, यानी कि बड़े ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स में से उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स में या काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट किया जा चुका है. इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लाइपेज अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और उस एक्शन परफॉर्म करने की वजह से इनको फर्दर इनके सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड दीज सब यूनिट्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूं, and that is sodium bicarbonate. अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि एंजाइमेटिक सिक्रीशंस की तो समझ आती है कि इन्होंने खुराक को हजम करना है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट तो कोई एंजाइम नहीं है, तो इसका यहाँ पे खुराक के हजम करने से क्या ताल्लुक है. लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि एंजाइम्स कैन नॉट वर्क विदाउट देयर ऑप्टिमम कंडीशंस. ओके, जिसमें ऑप्टिमम पीएच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काम सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे परफॉर्म करेगा कि जब खुराक स्टमक में से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही थी उस वक्त तो वो हाई एसिडिक थी. इसका मतलब है कि उसकी पीएच को थोड़ा सा कम करना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि उसकी तेजाबियत कम की जाए और उसको 5 और 6 तक लाया जा सके, ताकि ड्यूडेनम के जो अपने एंजाइम्स हैं वो अपनी अपनी ऑप्टिमम पीएच पे बेहतरीन कारकर्दगी परफॉर्म कर सके. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं. It neutralizes the acidic medium of chyme, so the pancreatic enzymes can better work in digestion, or they can work better for digestion. All right students, अब ये वाला काम सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा कोई और सॉल्ट पैंक्रियाटिक जूस में ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर सके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है. ऑलराइट, ये है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो जो एंजाइम्स और जो जो सिक्रीशंस मौजूद हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को उनके मजीद स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं
ताकि इंटेस्टाइन के अगले हिस्सों में जाके इनको मजीद छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट भी किया जा सके और फिर इनको एब्जॉर्ब करने में भी आसानी हो सके। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा एसेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड है विद द डाइजेशन इनसाइड द ड्यूडेनम दैट इज लिवर, और लिवर की सिक्रीशंस जाके इकट्ठी हो रही होती हैं इनसाइड द गॉल ब्लैडर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पित्ता। ओके, तो इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखना शुरू करते हैं। नाउ दिस इज अबाउट लिवर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब लिवर तक बात खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके अगले कंपोनेंट्स भी मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, फिर इनको वन बाय वन हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ता कह रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब गॉल ब्लैडर है क्या चीज? इट इज अ येलो green sac like structure that contains bile। okay, इसके अंदर पित्ते का पानी मौजूद है। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये जो येलो ग्रीन सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इस इमेज में भी नजर आ रहा है, इसके अंदर भी ग्रीन ही फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड का नाम है बाइल, और सिंपली उसको हम बाइल जूस भी कह देते हैं। ओके, अब ये बाइल बेसिकली क्या चीज है? मिक्सचर ऑफ वाटर, bile salts and bile pigment that is generally known as bilirubin। Alright students, अब ये है बाइल, लेकिन जो सबसे अहम पार्ट है इस बाइल जूस का वो मैं भी मेंशन करने जा रहा हूं, और आपको हैरत होगी ये वाली बात सुन के कि बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि बाइल के पास भी कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो खुराक को हजम करने में मददगार होंगे, बट बाइल contains no enzymes। Alright students, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पार्ट हम अभी तक देख चुके हैं, दैट इज एसोफेगस, जहां पे कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन या कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऐसी नहीं है जो खुराक को हजम करे। ओके, लेकिन यहां पे भी वही बात दूसरे तरीके से आ रही है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो जूस मौजूद है दैट इज नोन एज बाइल जूस, इसके पास कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके सॉल्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन ऑफ फैट्स दैट विल बी अफेक्टेड, वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी और फैट्स की डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जा सकेगी। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज अबाउट द बाइल पिगमेंट। ओके, जिसको हमने अभी कहा है बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा आपको प्रीवियस प्रीव्यू होना चाहिए कि आपके जब रेड ब्लड सेल्स पुराने हो जाते हैं और जैसे जैसे उनका डेथ का टाइम करीब आता है तो वो रिसाइकलिंग के लिए लिवर में ले आए जाते हैं। अब लिवर के अंदर क्या किया जाता है, उनके तमाम कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर दिया जाता है, हीम ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, प्रोटीन्स सेपरेट हो जाएंगी, और इसी तरह इसमें से बाकी जो कंपोनेंट्स लाइक आयरन उनको अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द बाइल पिगमेंट एंड इट इज बिलिरुबिन। इसको लिवर में से निकाल के गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि जिसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में गड़बड़ होगी, स्पेशली जब बॉडी पहले ही ओबेसिटी की तरफ जा रही है और ज्यादा फैट इनटेक चल रहा है बॉडी के अंदर, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो बिलिरुबिन है ये बजाय इसके कि इंटेस्टाइन में जाए, ये क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये बाइल पिगमेंट ब्लड में जाएगा तो इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसके अपने कलर की वजह से हर बॉडी के ऑर्गन में ये इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है कि पेल येलोइश अपीयरेंस नजर आना शुरू हो जाए, और जब आंखों में, स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पीला रंग आना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में ये समझा जाता है कि दिस इज द सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, यरकान हो चुका हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो इस लिहाज से दिस बिलीरुबिन इज रियली सिग्निफिकेंट कि इसको फौरी तौर पे प्रोडक्शन के बाद कहां पे भेज देना चाहिए, इनटू द इंटेस्टाइन, ताकि वहां से ये आउटगोइंग अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बॉडी से बाहर चला जाए। और फिर इसके साथ ही एक और बात कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम फीसेस या स्टूल कहते हैं, ये जो फुजला बॉडी से खारिज हो रहा होता है स्टूडेंट्स, इसका ये जो येलोइश कलर है दैट इज आल्सो ड्यू टू द बिलिरुबिन। ये भी बाइल पिगमेंट के कलर की वजह से इसका रंग ऐसा नजर आ रहा होता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद वापस चल रहे हैं हम अपने बाइल सॉल्ट्स की सिग्निफिकेंस की तरफ कि बाइल सॉल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड दैट इज इमल्सिफिकेशन। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये इमल्सिफिकेशन क्या चीज है? This is basically conversion of bigger fat droplets into the smaller fat droplets. Okay? ये चीज मैं यहां पे एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर रहा हूं, इसको नोट कर लें। Bigger fat molecules to smaller fat droplets. ओके, स्पेसिफिकली इसके लिए एक और टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज माइसेल। ओके, अब ये माइसेल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये फौरन सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए कि फैट्स पहले ही बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और अभी जैसे ये छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स असल में तैयारी हो रही है कि लाइपेज अपना एक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, ये काम किस तरह से किया गया कि जो बड़े फैट पार्टिकल्स थे उनके ऊपर एक लेयर, एक कोट बना दिया आके बाइल सॉल्ट्स ने, और फिर उनको मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। ये जो छोटे छोटे जर्रात बनेंगे इनको हम फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स या माइसेल्स का नाम दे रहे हैं। इन माइसेल्स के ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा ताकि लाइपेज अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करे, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, दीज स्मॉलर लिपिड droplets, they will be transformed into triglycerides, all right, and fatty acids, all right students। और ये वाली कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। ओके, लाइपेज जो एंजाइम है ये कहां से प्रोड्यूस किया गया? फ्रॉम द पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास के एक्सोक्राइन सेल्स ने ये प्रोड्यूस किया, और फिर यहाँ पे आके ये अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और अहम बात मैं मेंशन कर दूं, जो पहले जॉन्डिस वाली बात स्टूडेंट्स मैंने मेंशन की है वो हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, दैट इज अबाउट जॉन्डिस यरकान। ओके, इसके लिए स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं मैं, इफ द bile pigments are prevented to leave through intestinal tract, they will move into blood and transported to different parts of body, and this condition will be known as jaundice। यानी कि आंखों के अंदर, नाखूनों के ऊपर, स्किन के ऊपर पेल येलोइश अपीयरेंस नजर आना शुरू हो जाए, पीला पड़ना शुरू हो जाए इंसान, तो हम कहते हैं दिस इज द सिम्टम ऑफ द जॉन्डिस। लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा हो सकती है, एंड दैट इज नोन एज गॉल स्टोन्स, पित्ते की पत्थरियां जिसको हम कहते हैं। ऑलराइट, ये भी एक बड़ी डिफरेंट किस्म की कंडीशन में नजर आता है, और ये क्या है स्टूडेंट्स कि बाज़ औक़ात लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन्स भी चल रही होती हैं। अब क्या होता है कि जो बाइल सॉल्ट्स पहले से गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी अगर प्रॉपरली मेटाबोलाइज ना किया जाए और वो आके उन सॉल्ट्स के साथ मिक्स अप होना शुरू हो जाए, और उस सूरत में बैड कोलेस्ट्रॉल जब सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करता है
तो उस सूरत में स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं गाल स्टोन्स। पित्ते की पथरियां बनना शुरू हो गई हैं। अब इन पथरियों का नुकसान क्या होता है कि वो बाइल जूस जो पित्ते में से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचना था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिक्रीशन इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाएगी, दरमियान में रुकावट पैदा हो जाएगी। इस सूरत में क्या होगा कि बाइल जूस वक्त पे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच सकेगा, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्टिव प्रोसेसेस भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इट इज अ डिसऑर्डर, और फिर बाद में इन स्टोन्स को सर्जिकली या रेडिएशंस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक और फंक्शन लिवर का, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ऑलराइट, लिवर बाइल जूस बना रहा था, गाल ब्लैडर में स्टोर किया, और फिर उस गाल ब्लैडर के अंदर से बाइल सॉल्ट्स और बाकी चीजें रिलीज हुई, उन्होंने फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प आउट किया। और फिर इसके बाद एक और फंक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें हम इनटेक कर रहे होते हैं जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रग्स का मिस यूज वगैरह किया जाए कि वो अद्वियात जो हमारी बॉडी की जरूरत से ज्यादा हैं उनका इनटेक चल रहा है मुसलसल, या फिर इसी तरह कुछ ऐसे फल और सब्जियां कि जिनके अंदर उनके पील में, उनके बाहर वाले छिलके के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह मौजूद थी और वो हमने ऐसे ही इनटेक कर लिए, या फिर इसी तरह बहुत ज्यादा जंक फूड और फैट्स के साथ जो एडिटिव्स शामिल होते हैं कि जो उसके जायके और खुशबू के तौर पे मसनूई चीजें शामिल की जा रही होती हैं, ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इनको डिटॉक्सिफाई करना यानी इनका जहरीलापन खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी अमल है, और ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? दैट इज द लिवर। इसके लिए एक मैं स्टेटमेंट यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, दैट इज लिवर convert toxic substances to less toxic substances. Alright, इसके लिए एग्जाम्पल स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला साबित हो सकता है अगर ज्यादा देर के लिए हमारी बॉडी में रुका रहे। इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया, और ये यूरिया साइकिल का एक प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा होता है इनसाइड द लिवर। अगर ये काम ना हो तो अमोनिया हमारे ऑर्गन्स को मुतासिर करना शुरू हो जाए। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बाज़ औक़ात इनको ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वहां पे भी एक प्रोसेस किया जा रहा होता है टू रिमूव द अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, एंड दैट इज नोन एज डीएमिनेशन। ओके, इस प्रोसेस में जो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन हुई, यूरिया से फिर यूरिन बना दिया जाता है और वो पेशाब की सूरत में बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो इस सूरत में लिवर हमारी बॉडी को टॉक्सिफाई होने से यानी जहर फैलने से बचा रहा होता है। तो जिगर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए स्टूडेंट्स आमतौर पे उन खुराक या उन टाइप्स ऑफ फूड की तरफ आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जाएं कि जिसकी वजह से लिवर आपका फ्रेश रहेगा। लिवर ज्यादा फ्रेश रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बॉडी फंक्शंस ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। फिर इसके साथ ही आखिरी बात यहाँ पे मैं करता चलूं कि स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हम अपनी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल कर रहे होते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारी अपनी बॉडी के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में तो इस तरह की कुछ चीजें बैन है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा आम सी एक आदत बना ली जाती है। अब इस अल्कोहल इंटेक की वजह से स्टूडेंट्स देखने में आया है कि लिवर इन्फ्लेम करना शुरू हो जाता है, जिगर की सोजिश होना शुरू हो जाती है, जबकि ये तो इतना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है कि कहने के लिहाज से इट इज द सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लेकिन उसके साथ ही साथ उतना ही ज्यादा सेंसिटिव भी है कि बाज़ औक़ात अगर आप दूसरे जानवरों यानी बकरे और मुर्गी वगैरह की कलेजी देखें, उसमें नाखून चुभोएं तो वो फौरी तौर पे अलहदा होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं लेसरेशन और रप्चरिंग। ओके, अब ये लेसरेशन और रप्चरिंग का अमल हमें इस बात का पता बताता है कि लिवर इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि अगर हार्ट, दिल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से भी लिवर का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये अपने नॉर्मल साइज के निस्बत बड़ा हो जाए
तो उसकी वजह से ये जो विसरा, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनके अमल के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और पसली के ऊपर कोई चोट लगे तो पसली खुब जाती है फौरी तौर पे अंदर की जानिब, तो यहाँ पे भी सामने आपका लिवर मौजूद है, वो डैमेज हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग बाकी टिश्यूज को और पूरी बॉडी को मुतासिर कर सकती है। ऑलराइट, यहीं पे स्टूडेंट्स हम इसको खत्म करते हैं। कहने के लिहाज से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके लिए हम जितनी भी ज्यादा केयर करें उतनी ही कम है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चलती रहती हैं, एडिटिव्स वाली खुराक भी चलती रहती है और बहुत ज्यादा जंक फूड भी चलता रहता है, जिसकी वजह से लिवर के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मुसलसल प्रेशर है। इस प्रेशर को रिड्यूस करें, खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी इसकी ताकीद करें। इस सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।